अक्सर एक पहेली बन जाती है, एसी सिंक्रोनस मोटर। लेकिन घबराइए नहीं, इस चर्चा के आखिर तक हम इसके हर पहलू को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब ये जो बात है, ये इस मोटर की पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, एक इंडक्शन मोटर का काम बड़ा सीधा सा है, मैकेनिकल लोड को घुमाना। लेकिन सिंक्रोनस मोटर की दुनिया इससे कई ज्यादा बड़ी है। ये पूरे पावर ग्रिड के नजरिए से सोचती है। मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक एक्टिव मेंबर है। तो सवाल उठता है कि एक मोटर के लिए पावर सिस्टम की तरह सोचने का आखिर मतलब क्या हो सकता है। यही सवाल हमें सिंक्रोनस मोटर की अनोखी दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। इस मशीन को समझने के लिए हमें अपना नजरिया ही बदलना होगा। इसे सिर्फ एक मोटर की तरह नहीं, बल्कि ग्रिड के एक स्मार्ट हिस्से के तौर पर देखना होगा। जो चीज इसे वाकई खास बनाती है वो ये है कि यही एक मशीन 3 अलग-अलग किरदार निभा सकती है। ये इलेक्ट्रिकल पावर लेकर मैकेनिकल पावर देने वाली एक मोटर बन सकती है। ये मैकेनिकल पावर लेकर इलेक्ट्रिकल पावर बनाने वाला एक जनरेटर बन सकती है। या फिर ये एक सिंक्रोनस कंडेंसर बनकर पावर ग्रिड की हेल्थ यानी रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकती है। एक ही मशीन 3 भूमिकाएं। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इसकी पहचान सिर्फ उस मैकेनिकल लोड से नहीं है जिसे ये घुमा रही है, बल्कि उस पावर ग्रिड से है जिससे ये जुड़ी हुई है। इसका बर्ताव और इसकी भूमिका ग्रिड की जरूरतों के हिसाब से बदल सकती है। चलिए अब जरा मशीन के अंदर चलकर देखते हैं और इसकी बनावट को समझते हैं, क्योंकि इसकी हर खासियत का राज इसकी बनावट में ही छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर की, जो मशीन का वो हिस्सा है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। जब हम इसे एसी सप्लाई देते हैं तो ये एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी आरएमएफ बनाती है, जो एक बिल्कुल फिक्स्ड स्पीड पर घूमता है, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब आते हैं रोटर पर, यानी घूमने वाले हिस्से पर। इसके 2 मेन डिजाइन हैं। पहला है सैलिएंट पोल रोटर, जिसमें पोल्स बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जिस वजह से स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं होता। ये लो स्पीड मशीनों में काम आता है। दूसरा है सिलिंड्रिकल रोटर, जिसकी सतह एकदम स्मूथ होती है और ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस जैसे कि टर्बो जनरेटर के लिए परफेक्ट है। अब इस रोटर पर 2 बहुत ही खास वाइंडिंग्स होती हैं। एक है फील्ड वाइंडिंग, जिसे हम बाहर से डीसी सप्लाई देकर एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, और दूसरी है डैम्पर वाइंडिंग्स, जो गिलहरी के पिंजरे जैसी दिखती हैं और मोटर को स्टार्ट करने में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब उस कोर प्रिंसिपल को समझते हैं जिस पर यह पूरी मशीन काम करती है, मैग्नेटिक लॉकिंग का सिद्धांत। सिंक्रोनस मोटर की हर बात इसी एक सिद्धांत से जुड़ी है। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए, स्टेटर का घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक चुंबक है जो घूम रहा है, और रोटर पर डीसी सप्लाई से बना मैग्नेटिक फील्ड दूसरा चुंबक है। जब ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर बिल्कुल एक ही स्पीड पर कदम से कदम मिलाकर घूमने लगते हैं। बस यही है मैग्नेटिक लॉकिंग। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। टॉर्क बनता कैसे है? रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हर पल स्टेटर के घूमते हुए फील्ड के साथ खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। इसी चुंबकीय खिंचाव की कोशिश से टॉर्क पैदा होता है, जो मोटर को घुमाता है। और इस मैग्नेटिक लॉकिंग का सीधा सीधा नतीजा क्या है? वो ये कि जब मोटर स्टेडी स्टेट में चल रही होती है तो स्लिप 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोटर ठीक उसी स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ना कम ना ज्यादा, एकदम सिंक्रोनाइज्ड। लेकिन इसी कमाल के लॉकिंग सिद्धांत की वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, और वो है मोटर का अपने आप स्टार्ट न हो पाना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। सवाल बहुत जायज है, भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को पकड़ ही लेते हैं तो फिर मोटर स्विच ऑन करते ही खुद ब खुद क्यों नहीं घूमने लगती? ये तो एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स में। जब रोटर बिल्कुल रुका हुआ है तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेजी से घूमता है कि वो रोटर के पोल्स को एक पल अपनी तरफ खींचता है और अगले ही पल उल्टी दिशा में धकेलता है। ये खींचना और धकेलना इतनी तेजी से होता है कि रोटर को किसी एक दिशा में घूमने का मौका ही नहीं मिल पाता। नतीजा एवरेज टॉर्क 0 हो जाता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर हमारी डैम्पर वाइंडिंग हीरो बनकर आती है। शुरुआत में हम मेन फील्ड वाइंडिंग में कोई सप्लाई नहीं देते। मोटर डैम्पर वाइंडिंग की मदद से एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है।
जब रोटर घूमते घूमते सिंक्रोनस स्पीड के बहुत करीब पहुंच जाता है, तब हम रोटर की फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई ऑन कर देते हैं। इससे रोटर एक पावरफुल चुंबक बन जाता है और स्टेटर के घूमते हुए फील्ड के साथ खिंचकर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अब मोटर चल पड़ी है। अब देखते हैं कि जब इस पे लोड डाला जाता है तो ये कैसे बिहेव करती है, खासकर जब इसकी स्पीड बदल ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ज्यादा भारी लोड के लिए ज्यादा टॉर्क आता कहां से है? इंडक्शन मोटर तो स्पीड कम करके ये काम करती है, पर यहां तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका जवाब एक बहुत ही छोटे मगर बहुत ही ताकतवर पैरामीटर में है, लोड एंगल, जिसे हम डेल्टा यानी डेल्टा से दिखाते हैं। ये स्टेटर के घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो होता यह है कि जब मोटर पर मैकेनिकल लोड बढ़ता है तो रोटर घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा, बस जरा सा पीछे रह जाता है। स्पीड वही रहती है, लेकिन दोनों के बीच का ये एंगल यानी लोड एंगल बढ़ जाता है, और यही बढ़ा हुआ एंगल एक ज्यादा मजबूत चुंबकीय खिंचाव पैदा करता है, जिससे ज्यादा टॉर्क बनता है। क्या शानदार मैकेनिज्म है! ये जो लाइन है, ये दोनों मोटर्स के बीच का जो सबसे बुनियादी फर्क है उसे एकदम साफ कर देती है। इंडक्शन मोटर की पूरी कहानी स्लिप पर चलती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर की पूरी कहानी इस पावर एंगल या लोड एंगल पर। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। ये मोटर सिर्फ मोशन के लिए नहीं है, ये सिस्टम कंट्रोल के लिए है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो इंडक्शन मोटर लोड के साथ स्लो हो जाती है, सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट रहती है। कंट्रोल वेरिएबल, इंडक्शन में स्लिप है, सिंक्रोनस में पावर एंगल। और सबसे बड़ा फर्क, सिंक्रोनस मोटर एक्टिवली पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकती है, यानी ये ग्रिड को सपोर्ट दे सकती है, जबकि इंडक्शन मोटर इस मामले में पूरी तरह पैसिव है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये मशीन अब सिर्फ एक मोटर रह गई है, या ये एक इंटेलिजेंट ग्रिड कंपोनेंट बन चुकी है? इसकी क्षमताओं को देखकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ मोशन नहीं देती, बल्कि ये कंट्रोल, स्टेबिलिटी और पूरे पावर सिस्टम का एक जिम्मेदार हिस्सा है।